गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 2। इस पार्ट में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और at the eve of independence, explain the position of industries। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया किस लिए फेमस था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट के इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। अब एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो शुरू की थी वो ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ शुरू की थी फॉर देयर सेल्फिश मोटिव, नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी? ब्रिटिशर्स ने किया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने एक डेलिब्रेट पॉलिसी शुरू की थी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को किस तरह से डिक्लाइन किया जाए, किस तरह से इंडिया जो था दैट वाज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया उसका, क्योंकि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हमारे जो आर्टिसंस थे उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता था, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा क्या होता था, वो ब्रिटेन में भेजा जाता था इंडस्ट्रीज के लिए। उनकी कंटिन्यूस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बन नहीं रहे, इसलिए उन्होंने टू फोल्ड एक सिस्टम शुरू किया था। उन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ से रॉ मटेरियल, इंडिया को उन्होंने बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड कहाँ से आती थी? ब्रिटेन से। तो उनका टू फोल्ड मोटिव सोल्व हो रहा था। एक तो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ से लगातार क्या मिल रहा था? रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडिया इज ऑलवेज रिच इन रिसोर्सेज और इसीलिए वो अट्रैक्ट हुए थे। तो यहाँ से रॉ मटेरियल सारा कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन में उनकी इंडस्ट्रीज के लिए। और वहाँ से वो क्या करते थे? दे फ्लडेड द इंडियन मार्केट विद देयर मशीन मेड क्लोथ्स। तो वहाँ से फिनिश्ड आइटम इंडिया को उन्होंने बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। हमारा जो पूरा फॉरेन ट्रेड का सिस्टम था वो चेंज कर दिया था, और इंडिया के पूरे फॉरेन ट्रेड पे भी कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। हमारा जो ट्रेड सिर्फ किन के साथ था? या तो ब्रिटेन के साथ, या कुछ कंट्रीज थी जैसे चाइना के साथ, हमारा ईरान के साथ, और उस टाइम जो आज श्रीलंका उसका नाम था सिलोन, उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थे। बाकी किसी कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन ही नहीं रहने दिए गए थे। अब यहाँ क्या था कि इंडस्ट्रीज, जो मैंने पहले बोला कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने क्या किया कि हमारा जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट को उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया। किसके लिए? रॉ मटेरियल यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को, तो वो ड्यूटी फ्री कर दिया। और वहाँ से इंपोर्ट फिनिश्ड गुड का जो था उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया। अगर हम किसी और कंट्री के साथ अपना एक्सपोर्ट करते थे तो उन्होंने क्या किया? दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन दैट। तो इस तरह हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो रियून हो गई। अब यहाँ दूसरा एक क्या किया था? एक तो हो गया डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दूसरा क्या था? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री स्टूडेंट्स क्या होती है? विच प्रोवाइड द बेस टू ऑल द अदर इंडस्ट्रीज। जैसे मशीनरीज बनानी है, इक्विपमेंट बनाने हैं, वो सब कहाँ थी? इंडिया में वैसी कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री सारी थी ब्रिटेन में, हमारे यहाँ उन्होंने सिर्फ कंज्यूमर वाली इंडस्ट्रीज हमने यहाँ रखी हुई थी। तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस तो इंडिया का बना ही नहीं, क्योंकि कैपिटल गुड इंडस्ट्री जहाँ होती है वही दे प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। तो इंडिया हैज़ लैक ऑफ इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे जो इंडस्ट्रीज का था वेरी लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी,
जीडीपी पता है ना स्टूडेंट्स कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन अकाउंटिंग ईयर. वन अकाउंटिंग ईयर क्या होता है स्टूडेंट्स? वन बजट ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. अब जीडीपी में हमारा, क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज थी नहीं, तो जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? वेरी लो. तो यहाँ फिर उसके बाद और क्या किया कि वेरी लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज है उसका बहुत ही जो है लिमिटेड रोल था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज जो थी वो थी कौन सी? एक तो या तो पावर जनरेशन थी, फिर रेलवे था, कम्युनिकेशन था, पोर्ट्स थे और सम अदर few other industries, and these industries were set up only for the selfish motive of Britishers so that they can ट्रांसपोर्ट. उन्होंने क्यों शुरू किया था? ताकि रॉ मटेरियल या जो फिनिश्ड आइटम है उनको पोर्ट्स और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स तक ले जाए. तो इसलिए और कम्युनिकेशन क्यों शुरू किया था? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ शुरू किया था. किसके लिए? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर एंड टू कंट्रोल द होल कंट्री. क्योंकि सारा कुछ किनके हाथ में था? हमारे हाथ में नहीं था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था, ताकि वो पूरे हमारे ट्रेड को और पूरी हमारी कंट्री को कंट्रोल कर ले. अब देखो हम एक और क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेते हैं. इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था स्टूडेंट्स? कि अगर हम स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड कहें तो इंडिया को, जैसे मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया कि इंडिया को उन्होंने बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट. प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? रॉ मटेरियल वगैरह. तो रॉ मटेरियल का उन्होंने यहाँ से क्या किया? शुगर, वूल, कॉटन, इंडिगो, जूट, ये सब उन्होंने हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट मैंने बताया ब्रिटेन में हुआ, तो वहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए रेगुलर सप्लाई इनकी बनती रहे और वहाँ से फिनिश्ड आइटम जो है वो यहाँ उन्होंने लाके बेचना शुरू किया. इंडियन मार्केट वॉज फ्लडेड विद देयर मशीन मेड गुड्स. अब उसके बाद उन्होंने टू फोल्ड पॉलिसी वो की, यहाँ जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की वो भी इसीलिए की ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता था, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना फिर फिनिश्ड आइटम लाना, तो उन्होंने क्या किया? वही इंडस्ट्री यहाँ एस्टेब्लिश की जिसके लिए रॉ मटेरियल भी यहीं से लो, यहीं उसको मैन्युफैक्चर करो और यहाँ की मार्केट में बेच दो ताकि उनको डबल प्रॉफिट हो जाए. दूसरा क्या था? देखो, दे ड्रेन मोस्ट ऑफ द इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में उन्होंने क्या किया? जैसे 2 वर्ल्ड वॉर भी लड़े, तो वो किसके दम पर लड़े? इंडियन रिसोर्सेज पर इंडियन सोल्जर्स आर यूज. सारा पैसा भी इंडिया का, सोल्जर्स भी इंडिया के, और इस तरह उन्होंने सारा जो वेल्थ है हमारा यहाँ से ड्रेन आउट करके ले गए. और ज़्यादातर एक्सपेंसेस जितने वॉर में हो रहे थे वो सब इंडिया से ही उन्होंने यूज़ किया. और इम्पोर्ट किस चीज़ का किया? फिनिश्ड आइटम का, ताकि एक बार तो वो मार्केट से भी पैसा वो कर ले, कमा लें, और यहाँ से रॉ मटेरियल भी सस्ते रेट पे ले जाके उनकी इंडस्ट्रीज की कंटिन्यूसली बनी रहे रॉ मटेरियल की. और क्या हो कि इंडियन मार्केट पे उनका फुल कंट्रोल रहे. और क्या किया था कि फुल मोनोपोली कंट्रोल ओवर ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. मोनोपोली क्या होती है? सिंगल उनका अपना कंट्रोल रहा. द होल कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड दैट वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स. उन्होंने पूरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ था. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि उन्होंने हमें प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बना दिया, इम्पोर्टर बना दिया फिनिश्ड आइटम का, और दोनों तरफ से डबल मुनाफा कमाने के लिए हमारे एक्सपोर्ट को, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया, वहाँ से फिनिश्ड आइटम के इम्पोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया. दूसरी कंट्री के साथ अगर हम ट्रेड रिलेशन करना चाहते थे, किन कंट्रीज के साथ स्टूडेंट मैंने बोला था हम ट्रेड रिलेशन रख सकते थे? चाइना के साथ थे हमारे, ईरान के साथ थे, और सिलोन जो है वो क्या है? प्रेजेंट डे श्रीलंका. तो उनके साथ जो अगर हम किसी और कंट्री के साथ अपना एक्सपोर्ट अगर करते हैं चीज़ों का, तो उस पर उन्होंने दे इम्पोज ह्यूज और हैवी जो है टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन दैट. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
इससे आगे वाले टॉपिक डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी क्या थी, या हमारा जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे थे, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो वी विल डिस्कस इन आवर थर्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।